Today we are going to discuss the Planck's quantum theory. First of all, we have to study its background. ऐसा क्या हुआ था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई थी? जब स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया गया, स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, तो उसके बाद 1900 में एक जर्मन फिजिस्ट था मैक्स प्लांक. उसने ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया. एक ब्लैक कलर की बॉडी ली, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, फिर उससे उसने देखा कि मुख्तलिफ रेडिएशंस निकल रही थी. उन रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को प्लांक्स ने 1900 में स्टडी किया. उसने ऑब्ज़र्व ये किया कि ब्लैक बॉडी के जो पार्टिकल्स थे जिनसे वो ब्लैक बॉडी बनी हुई थी वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते थे. उनकी वाइब्रेशन के रिज़ल्ट में उनमें से कोई रेडिएशंस या लाइट रेडिएशंस जो थी वो प्रोड्यूस हुई. जब ब्लैक बॉडी के पार्टिकल्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हुए तो उनमें से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस हुई. जब उन लाइट रेडिएशन का स्पेक्ट्रम मैक्स प्लांक ने देखा कि जो स्पेक्ट्रम था वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं था बल्कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था. फिर उसने पार्टिकल की वाइब्रेशन को डिफरेंट टेम्परेचर पे चेक किया. टेम्परेचर ज़्यादा करता गया, वाइब्रेशन को देखता गया कि अंदर क्या हो रहा है, लाइट फिर कैसी प्रोड्यूस हो रही है टेम्परेचर ज़्यादा करने के साथ. तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करता गया पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती गई और स्पेक्ट्रा जो था वो स्टिल डिसकंटिन्यूस ही था. इससे उसने ये सोचा कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, और वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो उनकी लाइट की जो रेडिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है. ये ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से प्लांक्स ने फिर अपनी एक थ्योरी दी जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं. अब मेन पोस्टुलेट्स अगर देखें तो प्लांक क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट वन पोस्टुलेट जो था वो ये था कि एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है. अब डिसकंटिन्यूस फॉर्म में वो छोटे छोटे यूनिट वेव की छोटी छोटी वेव्स की फॉर्म में, यूनिट वेव्स की फॉर्म में, या वेव पैकेट की फॉर्म में, या पल्सेस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती हैं. ठीक, यानी किसी भी बॉडी से जब ब्लैक बॉडी स्पेसिफिकली उसने ऑब्जर्व की कि उससे जब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती बल्कि छोटे छोटे यूनिट वेव्स, वेव पैकेट या पल्सेस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती है, विच इज़ नोन एज क्वांटा. क्वांटा अगर एक सिंगल पैकेट की बात करें, सिंगल वेव पैकेट की, तो उसको हम लोग क्वांटम कहेंगे, लेकिन इकट्ठे बहुत सारे हों तो उसका प्लूरल बन जाएगा क्वांटा. ये आपको वेव एक शो की गई है, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर्म. लेकिन जो प्लांक्स ने स्टडी किया तो उसके रिजल्ट में ये कॉन्टीन्यूस वेव प्रोड्यूस नहीं हुई बल्कि इस तरह से डिसकंटिन्यूस फॉर्म में वेव प्रोड्यूस हुई. छोटे छोटे पैकेट्स, वेव आधी है फिर छोटी सी है फिर छोटी सी, इस तरह वेव पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज हुई. सो दीज आर नोन एज क्वांटा. ये एक क्वांटा है, ये दूसरा क्वांटा है, ये तीसरा क्वांटा है. अब जब हम लोग इसको विजिबल रीजन में देखें, ये लाइट एनर्जी की स्पेसिफिकली हम लोग इसको लाइट की फॉर्म में बात करें इन क्वांटा की, तो इन केस ऑफ लाइट दीज क्वांटा आर नोन एज फोटॉन. उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट ये था कि जो क्वांटा की एनर्जी है या फोटॉन की एनर्जी है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है. ठीक, कि E is directly proportion to the frequency nu. अब हमारे पास ये आ गई E is directly proportion to nu. अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है तो यहाँ हम लोगों ने इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना है, इक्वेशन बनानी है. जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल के साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है. सो इस केस में हमारे पास H प्लांक्स कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. सो दिस इक्वेशन बिकम E is equal to H nu, where H is the Planck's constant, is numerically equal to 6.6262 into 10 to the power minus 34 joule second, and E is the energy of radiation, energy of quanta, and nu is the frequency of that radiation. फिर हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी का और वेव लेंथ का भी आपस में एक रिलेशन है. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का. Nu is equal to c by lambda, where c is the velocity or speed of light,
लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये भी एक रिलेशन है। अब यहाँ पे ये न्यू की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूँ, ये वैल्यू में डाल दूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा ई इज़ इक्वल टू एच, न्यू के बजाय मैं लिख दूँ सी बाय लेमडा, ई इज़ इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये एक नई इक्वेशन बन गई यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका ये था, कोई भी बॉडी जब एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करती है तो वो वन क्वांटा की फॉर्म में करती है, या सिंगल एक क्वांटा इमिट या एब्जॉर्ब करती है, या उसका होल नंबर मल्टीपल होता है। क्वांटा क्या है, एच न्यू, या इसका होल नंबर मल्टीपल। होल नंबर मल्टीपल का यहाँ पे मतलब ये है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होगा, वन क्वांटा होगा या टू या थ्री या फोर फाइव सिक्स होल नंबर की फॉर्म में होगा। 1.1 या 1.2 या 2.1 2.5 इस तरह नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि होल नंबर मल्टीपल है, जिसको हम लोग यहाँ n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू था ना, तो वन क्वांटा अगर है तो वो सिंपल E इज इक्वल टू एच न्यू ही रहेगा, लेकिन इसका होल नंबर मल्टीपल जब हम लोग लेते हैं तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर n में बी 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर ये होल नंबर मल्टीपल ना होता तो यहाँ n हमारे पास 1.1 1.2 1.3 फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांक्स ने ये कहा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है मतलब होल नंबर है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर n में बी 1 2 3 अप टू सो ऑन, एनी होल नंबर। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब इससे रिलेटेड बीच में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या है, और उससे फिर एक नई इक्वेशन डिराइव करते हैं। सो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले देखते हैं कि वेव लेंथ क्या है। सो वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड विद द ग्रीक सिंबल लैम्बडा, लैम्बडा। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। ये मैंने एक वेव शो की है, इसके टू एडजेसेंट क्रस्ट हैं ये ऊपर, दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ नोन एज वेव लेंथ। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज़ नोन एज वेव लेंथ। यूनिट है इसके मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस या लेंथ वाले इसके यूनिट हैं। अब यूनिट की कन्वर्जन हमारे पास कैसे होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं वेव नंबर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज न्यू बार। न्यू बार, ये ऊपर जो लाइन है ना, इसको बार कहते हैं, न्यू बार। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। अब ये जो वेव नंबर है ये वेव लेंथ के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ हम लोगों ने ये कहा कि एक वेव में डिस्टेंस कितना है, एक वेव के दो क्रस्ट या दो ड्रफ के दरमियान में लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इतनी अगर स्पेसिफिक लेंथ है तो उसमें से कितनी वेव्स गुजर सकती हैं। यहाँ हम लोगों ने एक वेव के दरमियान में लेंथ देखी, अब यहाँ हम लोग एक लेंथ में से गुजरने वाली वेव्स को देख रहे हैं कि एक लेंथ जो स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक लेंथ है, उसमें से कितनी वेव्स गुजर सकती हैं। तो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। सो न्यू बार और वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, उसके उलट है, 1 इनवर्स है 1 बाय लेमडा। अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, लेमडा के यूनिट क्या हैं, 1 बाय मीटर या सेंटीमीटर या जो भी हैं। तो 1 बाय मीटर इट्स मीन कि इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स। मीन्स डायग्रामेटिकली अगर इसको देखें फिगर की फॉर्म में, तो ये एक स्पेसिफिक लेंथ है, इसमें से कितनी वेव्स पास करती हैं, ये वेव नंबर है। एक स्पेसिफिक लेंथ में से कितनी वेव्स पास करती हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेड with the symbol nu. It is defined as the number of waves pass through given point in 1 second. अब 1 सेकेंड यहाँ पे टाइम को साथ में मेंशन कर दिया गया है कि यूनिट टाइम में ये 1 सेकेंड में एक पॉइंट के अंदर से कितनी वेव्स पास करती हैं। ये एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट मैंने स्लिट बना दी, एक पॉइंट है, 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं ये उस वेव की फ्रीक्वेंसी है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। यूनिट है इसका हर्ट्स, रिप्रेजेंटेड एज HZ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीड। अब ये फ्रीक्वेंसी के उलट आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेकेंड के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि 1 सेकेंड के अंदर गिवन पॉइंट में से कितनी वेव पास करती हैं।
तो स्पीड के अंदर हम लोगों ने ये नोट करना है कि 1 सेकंड के अंदर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस थ्रू विच अ पार्टिकुलर वेव ट्रेवल इन 1 सेकंड, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। और जो लाइट है, सनलाइट है, जो हमारी विजिबल लाइट है, उसकी स्पीड होती है खाली जगह के अंदर, स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ये था कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स स्पेसिफिक डिस्टेंस में से गुजरती हैं, स्पेसिफिक पॉइंट में से कितनी वेव्स गुजरती हैं 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पे एक वेव 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दीज ऑल आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद द वेव्स। नेक्स्ट हम लोग ड्राइव करने लगे हैं E=hc न्यू बार। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने ये चीज़ उनसे प्रूव करनी है। सो प्रीवियसली हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग ये करेंगे। हमने ये देखा E=h न्यू, मेन हम लोगों ने जो उसका पोस्टुलेट देखा था E=h न्यू। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, एक हम लोगों ने ये उठानी है यहाँ से। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा μ=c/λ, μ=c/λ। लेट दिस इक्वेशन 2, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ अपने पास नोट कर रही हूँ। एक आप लोगों ने क्या पढ़ा, E=h न्यू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी μ=c/λ, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन जो पढ़ी है वो ये है μ⁴ 1/λ। लेट दिस इक्वेशन नंबर 3, μ⁴ 1/λ इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलेंगे E=h न्यू। अब हम लोग क्या कहेंगे कि पुटिंग 2 इन 1, न्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 इक्वेशन में डालेंगे। पुटिंग न्यू वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग न्यू की वैल्यू डालेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, E=h, न्यू की जगह क्या डाल देंगे c/λ, E=h c/λ। ये नई इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ, थोड़ा रीअरेंजमेंट में यहाँ पे अगर कर लूँ, थोड़ा सा एक स्टेप कर लेती हूँ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में यहाँ पे क्या करूँगी, E=h c 1/λ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ c को यहाँ पे करके लैम्डा को ज़रा मैंने साइड पे लिख दिया है। अभी हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ अगर ऊपर कहीं देखूँ तो मुझे 1/λ कहीं मिलेगा ऊपर। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में है 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पुटिंग, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, पुटिंग 3 इन इक्वेशन 4 या पुटिंग 1/λ इन इक्वेशन 4, उसकी वैल्यू में डाल दूँगी। सो नेक्स्ट स्टेप E=h c 1/λ की जगह मैं क्या लिख दूँगी, न्यू बार। दिस इज़ अवर फाइनल इक्वेशन विच वी वांट टू प्रूव। इक्वेशन नंबर 5 इसको कह देते हैं फाइनल इक्वेशन है जिसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे, E=h c न्यू बार। इसको देखते हुए कंक्लूजन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज रिलेटेड विद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इस बारी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, इनका रिलेशन, ये सारे रिलेशन गिवन हैं। तो कंक्लूजन इसका ये हुआ कि जो किसी भी रेडिएशन की फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करती है।